हेलो। प्रदीप कुमार ऑनलाइन एकेडमी का पॉलिटी का सेकंड क्लास में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि निश्चित रूप से जो पॉलिटी का क्लास चला, मैंने पॉलिटी का क्लास लिया, वो वीडियो आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। और निश्चित रूप से इसमें कोई समस्या है, कोई प्रश्न में दिक्कतें आ रही है समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर लिखें और क्या आपको समस्या है उन्हें अंकित करें, उन्हें लिखें, जिस चीज़ को मैं पुनः आपकी समस्या को दूर कर सकता हूं। तो पिछले दिन पॉलिटी का टॉप 20 क्वेश्चन मैंने किया था। उस टॉप 20 क्वेश्चन का ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर उपस्थित है, जो सामने आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन कर लिए थे। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन प्राक्कलन समिति प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? ये क्वेश्चन हो चुका था और मैंने बताया था कि यहाँ जो 20 लिखा हुआ है ये टाइपिंग मिसप्रिंट है, तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दीजिएगा, वो टाइपिंग मिसप्रिंट है। और इसका आंसर जो हमने बताया था, फर्स्ट ऑप्शन है दोनों सदनों के सदस्यों से, राज्यसभा के सदस्यों से, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों से, और डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपका इसका आंसर जो बताया था वह सी बताया था, लोकसभा के सदस्यों से। तो यहाँ तक मैंने 20 क्वेश्चन कर लिया था। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं 21st क्वेश्चन पर आता हूँ। 21st क्वेश्चन आपका है, 21st क्वेश्चन लेकर हाजिर हो रहा हूँ। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। 21st क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? तो मैं बता दूं, यहाँ पर संसद के बारे में चर्चा हो रही है। तो इस संसद में जो विपक्षी दल होते हैं, विपक्षी दल, उनको जो मान्यता दिया जाता है, विपक्षी दल का मान्यता देने प्राप्त करने के लिए, वैसे मैं बता दूं कि संसद में जितनी महत्ता आपको सत्ता पक्ष की होती है, उतना ही महत्ता जो है आपके विपक्ष की भी होती है। तो उसके लिए भी एक कंडीशन लागू किया गया है, कंडीशन अप्लाई है कि विपक्षी होने के लिए विपक्षी दल का, मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य को होना चाहिए, यानी कि उस सदस्य का, जितने सदस्य निर्वाचित हैं, निर्वाचित सदस्यों का कितना हिस्सा होने पर विपक्षी दल में मुख्य दल की मान्यता जो है सो मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त हो। तो उसके लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3, ऑप्शन ए कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3, ऑप्शन थर्ड है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, ऑप्शन डी है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो मुख्य विपक्षी दल में मान्यता प्राप्त करने के लिए विपक्षी को 1/10 हिस्सा, यानी कि सदन में कुल जितने सदस्य होंगे उन सदस्यों का 1/10वां भाग यदि प्राप्त कर लेते हैं, ये मुख्य विपक्षी दल में शामिल हो जाते हैं और ये विपक्षी दल के रूप में जाने जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अनुच्छेद 108 जो है, इस अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा
और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, यह आहूति क्यों की जाती है? लोकसभा की जो संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है, वह क्यों बुलाई जाती है? और यदि क्वेश्चन कर दें कि लोकसभा के संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है या आहूत की जाती है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। दूसरी ओर चलता हूं, दूसरी ओर कहा जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत क्यों की जाती है? तो मैं बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब मतभेद उत्पन्न होता है तो उस मतभेद को ही मतांतर कहा जाता है, यानी कि विचारों में जो अंतर होता है, उन विचारों में अंतर को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है बैठक 108 के अंतर्गत, यानी कि मैंने आपका आंसर कर दिया, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक जो है सो आहूत की जाती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। जब दोनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में मतांतर होगा, विचारों में अंतर होगा, विचारों में अंतर होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बैठक बुलाई जाती है। अब बैठक बुलाई जाएगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो मैं बता दूं, इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वह लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। संसद की, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो नियुक्त किया जाता है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो नियुक्त किया जाता है, मैं बता दूं, वह लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद की लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसमें वर्ष 1967 में मैं बता दूं, यह जो है वर्ष 1967 में यह परंपरा रही कि विपक्षी दल के द्वारा जो है सो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया था विपक्षी दल से 1967 में, 1967 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय सरकार, मैं पिछले दिन क्वेश्चन में चर्चा किया था, मैंने पिछले दिन क्वेश्चन में यह चर्चा किया था कि भारतीय संविधान की जननी कहे जाने वाली जो संविधान है, वह ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन उपस्थित है। क्वेश्चन कहा जा रहा है संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो संसदीय जो सरकार होगी उसकी प्रमुख विशेषता, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका प्रस्तुत किया गया है। 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही बैठता है। एक में कहता है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा ऑप्शन कहता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। और चौथा ऑप्शन कहता है संसद के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो मैं बता दूं कि संसदीय सरकार की जो एक प्रमुख विशेषता है, इस संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता में मंत्री परिषद, संसद के प्रति मंत्री परिषद जो होते हैं, मंत्री परिषद वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं।
ये संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता है। संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता के रूप में है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद जो होंगे वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा। 25 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है। तो ऑप्शन एक में है किसी भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो। ऑप्शन ए कहता है किसी भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो। पात्र का मतलब योग्य, यानी कि किसी भी व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो। ऑप्शन बी कहता है किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। तीसरा ऑप्शन कहता है संसद के किसी भी सदस्य को। और चौथा ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति को। तो ऑप्शन कहता है राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसे राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वह आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। केंद्रीय विधान परिषद केंद्रीय विधान मंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल। और ऑप्शन डी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं बता दूं जीवी मावलंकर जो थे यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। यानी कि जीवी मावलंकर को ही गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है। जीवी मावलंकर को ही गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है। जीवी मावलंकर को ही गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है। और ये केंद्रीय विधानमंडल जो है, केंद्रीय विधानमंडल का गठन केंद्रीय विधानमंडल का गठन क्वेश्चन पूछ दे कि केंद्रीय विधानमंडल का गठन कब हुआ था। केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 ईस्वी में। केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 ईस्वी में हुआ था। केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 में हुआ था। और आपको केंद्रीय विधानमंडल, यहाँ क्वेश्चन है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय जो थे ये विट्ठल भाई पटेल थे, जो कि 1925 ईस्वी में ये केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, जो कि 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बने थे। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष थे। और प्रथम अध्यक्ष यदि पूछ दे, प्रथम अध्यक्ष केंद्रीय विधानमंडल के
प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष, केंद्रीय विधानमंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो फ्रेडरिक व्हाइट, फ्रेडरिक व्हाइट, फ्रेडरिक व्हाइट जो थे, फ्रेडरिक व्हाइट वह केंद्रीय विधानमंडल के, फ्रेडरिक व्हाइट फ्रेडरिक व्हाइट फ्रेडरिक व्हाइट फ्रेडरिक फ्रेडरिक व्हाइट केंद्रीय विधानमंडल के, फ्रेडरिक व्हाइट जो थे ये केंद्रीय विधानमंडल जिसका गठन 1921 ईस्वी में, केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 ईस्वी में, केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 ईस्वी में, इसके प्रथम अध्यक्ष, केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो फ्रेडरिक व्हाइट थे। और उसी में पूछ दिया जाए जैसा यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है कि केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो विट्ठल भाई पटेल, केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछा जाए तो विट्ठल भाई पटेल है। यदि पूछ दिया जाए प्रथम अध्यक्ष तो फ्रेडरिक व्हाइट, यदि पूछ दिया जाए केंद्रीय विधानमंडल का गठन कब हुआ था तो केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 ईस्वी में, केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 ईस्वी में। और पूछ दिया जाए कि केंद्रीय विधानमंडल के केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष जो विट्ठल भाई पटेल बने थे वह कब बने थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी, आपका आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में ये विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन डी के बारे में बता दें, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। और पीछे मैंने बता भी चुका है लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि 1952 के आम चुनाव, 1952 में जो आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे जो बिहार के रहने वाले थे। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन से संबंधित सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आप लोगों के स्क्रीन पर हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं। फिर यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट है, ये जो 17 है यह नहीं होगा, 17 जो लिखा हुआ है यह नहीं होगा। ऑप्शन, क्वेश्चन कह रहा है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे, कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है स्टैंडिंग समिति, सेकेंड ऑप्शन है तदर्थ समिति, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त समिति और फोर्थ ऑप्शन है अस्थाई समिति। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दे रखा है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उस समिति को क्या कहा जाता है। यानी कि संसद के द्वारा कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए, यानी कि संसद के द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए यदि किसी समिति को नियुक्त किया जाता है तो उस समिति को क्या कहेंगे। क्वेश्चन स्पष्ट है कि यदि संसद के द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति अगर नियुक्त की जाती है तो उस समिति को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है संसद के द्वारा किसी विशिष्ट समय में यदि किसी समिति को नियुक्त किया जाता है तो उस समिति को क्या कहेंगे, तो उस समिति को तदर्थ समिति, उस समिति को तदर्थ समिति कहा जाता है, उस समिति को तदर्थ समिति कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडिंग समिति, सेकेंड ऑप्शन है तदर्थ समिति, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त समिति और फोर्थ ऑप्शन है अस्थाई समिति। तो आपका आंसर बी हो जाएगा तदर्थ समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? निम्न में से कौन सा प्रस्ताव निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन सी कटाता प्रस्ताव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो संघीय बजट से संबंधित जो है, यहाँ पर आपको ऑप्शन है, टाइपिंग मिसप्रिंट है, यहाँ पर कटौती प्रस्ताव होगा। यहाँ जो होगा आपका कटौती प्रस्ताव हो जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव और ऑप्शन डी आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ये कटौती प्रस्ताव हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 29। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? लोकसभा की कार्यवाही हम लोग पीछे पढ़े थे कि विपक्षी दल को, जो मुख्य विपक्षी दल का मान्यता दिया जाता है या मुख्य विपक्षी दल जो होते हैं उनको जो है कितना भाग चाहिए कुल सदस्य संख्या का? तो 1/10 था, 1/10 भाग, 1/10 भाग। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन दूसरा है ये। यहाँ पर कहा जा रहा है और ऑप्शन उसी का सेम है, ऑप्शन उसमें उपस्थित था वही सब ऑप्शन यहाँ भी उपस्थित है, लेकिन क्वेश्चन बदला हुआ है। क्वेश्चन दूसरा है, कहता है लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम, अपेक्षित गणपूर्ति कितना होना चाहिए? तो आपको मैं बता दूं कि अपेक्षित गणपूर्ति जो है आपका, वह आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1/10, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। 1/10 गणपूर्ति के लिए होना चाहिए, यानी कि कोरम पूरा करने के लिए होना चाहिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पर उपस्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अब जो यहाँ पर ये 30 आ गया, 30 यहाँ पर भी 30 नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो मैंने पिछले दिन एक ट्रिक बताया था कि राज्यसभा, लोकसभा और संसद, यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों के लिए एक ट्रिक बताए थे, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक था, सरल ट्रिक था। तो मैंने इस प्रकार बताया था, र से संसद जो कि अनुच्छेद 83, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ल से लोकसभा अनुच्छेद 81। ये मैंने दिन चर्चा किया था। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है
कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाएगा, यानी कि राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने का काम करेगा वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आपका अनुच्छेद हो जाएगा 249। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा के 249 के अंतर्गत संसद को राज्यसभा के किसी भी सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची की पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 के अंतर्गत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो पिछले दिन इस प्रश्न के बारे में भी मैंने चर्चा किया था, राज्यसभा के बारे में चर्चा किया था। उसी समय मैंने इसके बारे में भी वर्णन किया था कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा जो है आपका एक अस्थायी सदन है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो कहा जा रहा है, राज्यसभा और राज्यों की विधान सभाएं। जब ही राज्यसभा आया तो ऑलरेडी पहले ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ऑलरेडी कट गया, क्योंकि कल मैंने बताया था